सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले बाल मुकुंद आचार्य ने शपथ से पहले ही जो ट्रेलर दिखाया उस पर सियासत तो होनी ही थी, लिहाजा विपक्ष ने बाल मुकुंद पर निशाना साधा। और राजस्थान के अलवर में रामगढ़ से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक जुबेर खान ने सवाल किया कि अगर नियम लागू हो तो हर वर्ग और धर्म के लोगों पर लागू हो। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मेरा मानना है कि गलत काम रोके तो सबके रोके जाए, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये राजधर्म का काम नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जीत की खुमारी में बीजेपी पिक एंड चूज के तहत खास वर्ग को निशाना बना रही है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने के लिए जोड़तोड़ अब शुरू हो गई है। राजस्थान में विधायक दल का नेता कौन बनेगा, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने गुटबाजी देखने को मिल रही है। हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उनको मुझसे स्वीकार करेंगे। सब संबंधी प्रस्ताव। दिल्ली में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई इस बैठक में बीजेपी को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया गया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख रुपए छूट देने का ऐलान किया। वहीं 2 पहिया वाहन पर 50% टैक्स में राहत देने की बात कही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई और सवाल खड़े किए, जिसके लिए खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रहे कमलनाथ सामने आए और आरोप लगा दिया कि ईवीएम हैक की गई थी। उन्होंने अपने विधायकों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि जिनके परिवार में 50 लोग हैं उन्हें भी 50 वोट नहीं मिले। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गाँव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गाँव में और घर से मैंने देखा। कमलनाथ ने पूरी आशंका जताई कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने अपने सभी नेताओं से बात करने के बाद ही इस मुद्दे को तूल देना सही समझा। अभी ये सब सुन लूं सबकी बात। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार भी बीजेपी से पहले शुरू किया था, लेकिन चुनाव में ना तो कांग्रेस की गारंटी चली और ना ही किसान कर्ज माफी का कार्ड। और रिजल्ट ऐसा आया कि कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की कर्ज माफी से ज्यादा लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और मोदी मैजिक ऐसा चला कि बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता निपट गए। विधानसभा चुनाव का ये परिणाम निश्चित तौर से कांग्रेस को हैरान करने वाला रहा। इसलिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार माना। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ईवीएम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों के सामने यहां तक कह दिया कि मोदी की गारंटी के सामने किसी की गारंटी नहीं चलती। और चुनाव रिजल्ट में बीजेपी नेताओं के ये सभी दावे सच साबित होते भी दिखे, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस मध्य प्रदेश में शिवराज की राह मुश्किल नजर आ रही थी, वहां मोदी की सुनामी में विपक्ष के सारे मुद्दे और सभी दावे फेल हो गए। इसलिए कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस की हार को बौखलाहट बताया। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा, कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा, तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, न जनता पर विश्वास है न। वहीं कांग्रेस के आरोपों के बीच सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शिवराज सिंह चौहान कूल अंदाज में दिखे। उन्होंने भोपाल में लाडली लक्ष्मी बहना योजना के लाभार्थियों के साथ लंच किया। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की और इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा संभव। हालांकि ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस बाबत की बैठक चल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, अब अगला सवाल यही है सभी के मन में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसी बाबत चर्चा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा साहब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मौजूद है और वहां पर एक अहम बैठक चल रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है और बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें सबसे आगे रेणुका सिंह का नाम है। और अगर पार्टी रेणुका सिंह के नाम पर मुहर लगाती है तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ अनुसूचित जनजाति का मुख्यमंत्री मिलेगा बल्कि पहली बार राज्य की कमान किसी महिला के हाथों में होगी। फिलहाल रेणुका सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और रेणुका सिंह इसी समाज से आती हैं। दावा है कि रेणुका सिंह की आदिवासी समाज और महिलाओं के बीच काफी गहरी पैठ है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। रेणुका सिंह के सियासी सफर की शुरुआत रामानुजनगर की बीजेपी मंडल अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इसके बाद वो 2003 में प्रेमनगर विधानसभा से पहली बार विधायक चुनी गई। रेणुका सिंह ने जीत का सिलसिला 2008 में भी बरकरार रखा और रमन सरकार के महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग की मंत्री बनी। इसके बाद 2019 में सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद वो केंद्र सरकार में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में राज्य मंत्री बनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर रेणुका सिंह के नाम के अलावा जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी शामिल है, जिनमें रमन सिंह को भी मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले रमन सिंह पर पार्टी एक बार फिर भरोसा जता सकती है। हालांकि रमन सिंह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसको क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में करने की जवाबदारी हम सबकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अरुण साव के कंधे पर ही थी। इसके साथ ही वो संघ की भी पहली पसंद बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दी। देखिए, मैंने कहा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाया और ये फॉर्मूला रंग भी लाया। अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी पार्टी जल्द ही मुहर लगा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। रेवंत रेड्डी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद केसी वेणुगोपाल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विधायक दल के नेता के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना में 2 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। And with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party.